जी। अब आप लोग बताइए, स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? बिल्कुल, मेरी आवाज़ भी क्लियर है? जी सर। चलिए, ठीक है। तो आज है हायर एजुकेशन का लेसन नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर जो है हम 2020 एंड 2022 इसी तरीके से जून 2023 के जो कुछ आपके 7-8 क्वेश्चन बच गए थे उस शिफ्ट के, तो आज की इस क्लास में जो है हम मिक्स करके जो है आज की ये क्लास हम करने वाले हैं। अब इसके बाद से आपकी जो भी क्लास होगी वो 80-9 जो है सारे लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे दिसंबर 2023 के। ठीक है। और जैसे कि मैंने कई बार ये बात आप लोगों को बोली है कि जो क्वेश्चन होगा वो आप यूनिट वाइज नहीं होगा, बल्कि हम उसको मिक्स करके जो है करेंगे, यानी एक क्लास में जो है हम तकरीबन सारी यूनिट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 71। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा। यहाँ पर ई हो गया है जबकि ए होना चाहिए। ठीक है। रिवर गंगा के किनारे पर फॉलोइंग में से आपको बताना है एंशियंट एजुकेशन में से कौन सी जो है रिवर गंगा के किनारे पर सिचुएटेड है। जी। सर ना। विक्रमशिला। जी। नालंदा है, विक्रमशिला, पुष्पगिरी या तक्षशिला? सर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। जी, रईस अहमद ने कहा है डी, मारूफ अहमद कुरैशी ए, और रईस अहमद जो है डी बार बार बोल रहे हैं। तो आप में से जो है किसी का आंसर जो है सही नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिसने भी विक्रमशिला बोला था तो वो बिल्कुल सही है। ठीक है। आप अपने आप को 2 मार्क्स जो है दे सकते हैं। ठीक है। तो ये विक्रमशिला जो है ये इसका सही आंसर है। ठीक है। नालंदा जो है वो आपका राजगिरा बिहार में है। ठीक है। और पुष्पगिरी जो है ये आपकी कहाँ पे बताइए? तक्षशिला जो है अगर आप करंट इसका लोकेशन आप देखेंगे तो ये नॉर्थ वेस्टर्न जो है पाकिस्तान में, पुष्पगिरी भी जो है आपकी कहाँ पे है? बिहार में। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 72। द हंटर कमीशन रिकमेंडेड द विथड्रॉ ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। कह रहे हैं कि हंटर कमीशन ने यह सिफारिश की है कि गवर्नमेंट को जो है अपना सपोर्ट हटा लेना चाहिए। तो किस कॉलेज मतलब किस एजुकेशन से रिलेटेड हंटर कमीशन ने यह बात कही थी कि गवर्नमेंट को अपना सपोर्ट विथड्रॉ कर लेना चाहिए? कॉलीगेट एजुकेशन यानी कॉलेज एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन? तो हंटर कमीशन की ये रिकमेंडेशन जो है किस एजुकेशन के लिए थी कि गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए? सर एडल्ट एजुकेशन से। देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। तो ये कॉलेज एजुकेशन के ताल्लुक से जो है हंटर कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी। तो ये चीज जो है ये स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है। तो ऐसे मतलब आपने हंटर कमीशन के जो भी फ्यूचर से हमने आपको पढ़ा रखे हैं आपने उस चीज को नोट कर रखा है। आप अपनी नोट में जाइए, अगर आपको ये फ्यूचर पढ़ाया गया है तो उसको जो आप हाईलाइट लग कर लीजिए। ठीक है। या फिर उसके नीचे कुछ ऐसा इस तरीके से जैसे होता है ना कलम से हम इस तरीके से इसको अंडरलाइन कर देते हैं या फिर हाईलाइटर लगा देते हैं। तो ये इससे ये पता चलता है कि हाँ ये चीज जो है ऑलरेडी जो है क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। और अगर नहीं लिखा गया है तो इस क्वेश्चन के तहत जो है ये पॉइंट उठाकर आप हंटर कमीशन के फ्यूचर में ऐड कीजिए। ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 73। स्वयं एम्स टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। स्वयं के थ्रू जो है फॉलोइंग में से जो है हम एजुकेशन के कौन से 3 कार्डिनल प्रिंसिपल को जो है अचीव करने का हमारा मकसद होता है स्वयं के जरिए? तो कार्डिनल प्रिंसिपल मींस यानी सबसे अजीम, सबसे बड़ा प्रिंसिपल, सबसे बड़ा उसूल जो है हम एजुकेशन का स्वयं के थ्रू क्या है हासिल करना चाहते हैं, वो है क्या? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, अफोर्डेबल, इक्वालिटी एंड क्वालिटी, इनोवेशन, कोलेबरेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, क्वालिटी, कैरियर एंड स्किल। काफी आसान सा क्वेश्चन है। जी बताइए। ऑप्शन ए। ए। तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे ये उल्टा हो गया है। ठीक है। बहरहाल देखिए ये क्या है, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज। ठीक है। तो बहरहाल आंसर जो है आप लोगों को दिख गया है, तो ये है तक्षशिला। ठीक है। आप लोगों ने इस तरतीब को पढ़ भी रखा है और ऐसी तरतीब से जो है क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है। तक्षशिला जो है सबसे पुरानी है, फिर उसके बाद आपकी नालंदा आती है, फिर विक्रमशिला आती है, फिर उसके बाद जो है इस तरीके की जो है यूनिवर्सिटी की जो है तरतीब आपको देखने को मिलेगी।
क्वेश्चन नंबर है 75। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इज द लीस्ट इन नंबर इन इंडिया? तो इंडिया में फॉलोइंग में से कौन सी टाइप की जो यूनिवर्सिटीज है इंडिया में सबसे कम तादाद में? स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट है, डीम है, या इसी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी? सब में से कौन सबसे कम है? इसमें तो आप लोगों को बोलना चाहिए मेरे ख्याल से, ये कुछ ऐसी चीज तो है नहीं। सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी 54 उसका नंबर। हाँ, तो रईस ने जैसा कि डी बोला है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो कितना है, सबसे कम है, क्योंकि इसका नंबर जो है वो कितना 54 जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है इंडिया के अंदर है। और ये सारी अगर आप देखेंगे तो ये कांग्रेस हुकूमत के जमाने में ही जो है जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है बनी है मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद से जो है कोई ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है देखने को नहीं मिली। हाँ, स्टेट यूनिवर्सिटी का जो है वजूद ज़हूर में आया है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नहीं देखा गया है। चलिए, स्टेटमेंट वन में है, इन एंशियंट टाइम्स नालंदा अटेन ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट ब्रिलियंट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ लॉजिक। कह रहे हैं कि एंशियंट टाइम में जो है नालंदा ने क्या किया था, नालंदा ने सबसे बड़ी और शानदार कामयाबियां जो है हासिल की है लॉजिक के फील्ड में। यानी सिंपल सी बात है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है लॉजिक के लिए क्या थी, बहुत मशहूर थी, कहना ये चाह रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट में है कि ईच प्रोफेसर इन नालंदा हैड चार्ज ऑफ वन सब्जेक्ट ओनली। कह रहे हैं कि नालंदा का हर प्रोफेसर जो है वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को जो है चार्ज करता था, यानी सिर्फ एक सब्जेक्ट ही पढ़ाता था। ठीक है, तो बताइए। सर पहला वाला गलत, दूसरा सही सर। पहला गलत है, दूसरा सही है। चलिए, और कोई बताए। पहला सही सर और दूसरा गलत। सर नालंदा का जो फेमस था वो सर ग्रामर था सर। नहीं नहीं नहीं, नालंदा जो है वो लॉजिक के लिए ही मशहूर थी। ये बात तो हमने क्लियरली आप लोगों को कई बार बोली है, नोट्स में भी ये सारी चीजें लिखी गई हैं। नालंदा जो है वो लॉजिक के लिए मशहूर थी, ठीक है। नालंदा का ग्रामर कहाँ मशहूर था, तक्षशिला के अंदर जो है, तक्षशिला मेडिसिन के लिए मशहूर थी। तक्षशिला के अंदर जो है ग्रामर्स के टीचर थे पाणिनि, जिन्होंने ग्रामर की किताब लिखी थी, ठीक है। इसके अलावा जो है नालंदा के अंदर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो है टीच किए जाते थे, लेकिन मशहूरियत जो है वो लॉजिक के लिए थी। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, आपको इन सारी चीजों को जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि यानी पहले क्या, पहले उपनिषद एजुकेशन सिस्टम आया कि या पहले वैदिक एजुकेशन सिस्टम आया, फिर तक्षशिला कब आई, मक्तब का सिस्टम का है, नालंदा कब आई। मतलब जिस एतबार से आपको रिकॉर्डेड क्लास में जो है आपको पढ़ाया गया है ना कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम क्या है, फिर इसी तरीके से जो हमने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी थी, फिर उसके बाद हमने जो है इस तरीके की बहुत सारी ऐसे हिस्ट्री हमने थर्ड पढ़े। ऑप्शन सर। हाँ देखिए, वैदिक के बाद जो है वो उपनिषद आता है, ठीक है। वैदिक के बाद उपनिषद एजुकेशन सिस्टम है, फिर उसके बाद सबसे ओल्डेस्ट के एतबार से आप तक्षशिला को लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप नालंदा को लोगे, फिर उसके बाद जो है आप मक्तब को लोगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 78। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक प्रोग्राम्स आर इनिशिएट बाय यूजीसी फॉर द प्रमोशन ऑफ वैल्यूज एंड इथिकल प्रैक्टिस? देखिए, वैल्यूज एंड इथिकल प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए यूजीसी के जरिए फॉलोइंग में से आपको बताना है कौन से स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है शुरू किए गए हैं। जीवन कौशल, दीक्षा रम, विश्व भारत, गुरु दक्षता, या विश्व दर्शन। इसमें से देखिए, दो वर्ड ऐसे हैं जो किसी भी चीज से रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। यानी एक वर्ड ऐसा है जो बनाकर डाला गया है यहाँ पर, और एक वर्ड जो इससे एक्सक्लूड होगा तो वो दूसरी चीज के लिए भारत में बोला गया है, लेकिन वैल्यू एंड इथिकल प्रैक्टिस के लिए जो है ये प्रोग्राम नहीं है। और ये नीपी 20 में जो है इस चीज की बात की गई है। सर BCD। बी, सी एंड डी। देखिए, विश्व भारत जो है उसी को हमें एलिमिनेट करना है, ये होगा जीवन कौशल, ठीक है। और इसी तरीके से होगा दीक्षा रंभ, और डी होगा गुरु दक्षता। विश्व भारत जो है, आपको एक क्वेश्चन आया होगा न्यूज में, एनईपी 2020 को जो हम लागू करना चाह रहे हैं अपने इंडिया के अंदर, जो हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, हम अपने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, या हम अपने इंडिया को क्या बनाना चाह रहे हैं, विश्व भारत या विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। यानी पूरे आलम में जो है, पूरी दुनिया में जो है क्या है, हमारे इंडिया का डंका बजे। आपने एनईपी 20 के अंदर जो है इस तरीके की बहुत सारी चीजें हमने देखी कि है कि हमें ग्लोबल सिटीजनशिप वाला एजुकेशन बनाना है, हमें एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज करना है,
ठीक है। तो इन सारी टर्मों से जो है आप समझ लीजिए कि इसका मतलब यही है विश्व भारत या विश्व गुरु, यानी भारत जो है सारे देशों में सबसे आगे रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 79। अकॉर्डिंग टू द यूजीसी क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्स थ्रू स्वयं 2021, 2021 का मतलब क्या है, यानी यूजीसी का रेगुलेशन जो है 2021 में ये आया था। अप टू व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कोर्स क्रेडिट इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम इन सेमेस्टर कैन बी ऑफर थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज। कह रहे हैं कि यूजीसी के मुताबिक स्वयं के थ्रू ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज के लिए जो है एक क्रेडिट फ्रेमवर्क है, यानी 2021 का रेगुलेशन ये है। तो उसमें कह रहे हैं कि क्या परसेंटेज होगा टोटल कोर्स का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में एक सेमेस्टर में जो ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू ऑफर होगा। यानी सिंपल सी बात है, ये आपको पूछना ये चाह रहे हैं कि अगर आप स्वयं के थ्रू जो है कोई भी कोर्सेज करते हो तो एक सेमेस्टर में जो आपको टोटल क्रेडिट्स मिलती है उस टोटल क्रेडिट्स का जो है टोटल परसेंटेज क्या होगा, 50, 40 या 50 या 25 या 45। जी, तो ये होगा आपका 40, ठीक है ना, 45 होगा ना 50 होगा, ये होगा 40, ठीक है। यानी 40% जो है आपका होना चाहिए, मतलब क्रेडिट्स जो है आपको आपके नंबरों के एतबार से मिलते हैं क्रेडिट्स। आप लोग अपनी मार्कशीट में जो है देखिए, क्रेडिट्स जो है अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट की क्रेडिट्स जो है 4 होती है, ठीक है। तो यानी 4 आपको कब क्रेडिट मिलेगी, जब आप पूरा 100 में से 100 नंबर लेकर आते हो। हाँ, अगर आप 70 में हो तब आपको क्रेडिट जो है क्या पता 1 मिल सकती है, 80 पर हो सकता है आपको 2 क्रेडिट्स मिल जाए, 3 क्रेडिट्स मिल जाए। तो यानी आपकी क्रेडिट्स जो है उन टोटल सेमेस्टर की इतनी होनी चाहिए कि वो 40% तक जो है बन जाए। अगर 40% तक बनेगा तभी जो है आप स्वयं के कोर्सेज को जो है दीगर यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करके एडमिशन ले सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 80। AICTE इज नॉट डीलिंग विद मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया। सिंपल सी बात है कि AICTE की फील्ड में जो है फॉलोइंग में से जो है कौन सा कोर्स जो है AICTE के साथ डील नहीं करता है, होटल मैनेजमेंट, नर्सिंग, फार्मेसी या टाउन प्लानिंग। नर्सिंग सर। गुड। तो नर्सिंग जो है ये इसके अंदर नहीं आती है। देखिए, AICTE के बारे में हमने आपको निमोनिक्स के थ्रू ही बताया था और हमने कहा था कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, AICTE प्रमोट्स द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी which covers the program of technical education like architecture, town planning, management, pharmacy, applied arts and craft, hotel management and catering technology। तो देखिए, AICTE से हमें लगता है कि ये इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियर में सिर्फ जो है वो इंजीनियर वाला ही सिस्टम होगा, ठीक है। यानी जिसके अंदर सिर्फ बीटेक, एमटेक इस तरीके की पढ़ाइयाँ होती हैं। लेकिन ये सारी फार्मेसी है, अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो है, आर्किटेक्चर है, टाउन प्लानिंग, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो है AICTE क्या करता है, इन सारे कोर्सेज को डील करता है। तो याद होना चाहिए, ऐसी चीजें जो है आपको नबा के ताल्लुक से भी पूछी गई है कि नबा जो है किन किन चीजों को जो है क्या करती है, एक्रीडेट करती है। क्योंकि नबा भी AICTE के अंदर क्या होती है, काम करती है, जैसे नेक जो है यूजीसी के अंदर काम करती है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 81। एब्रीविएशन हीफा स्टैंड फॉर, यानी हीफा का फुल फॉर्म आपको बताना है कि हीफा है क्या। हायर एजुकेशन फाइनेंस एकेडमी, फाइनेंस एजेंसी, फ्रेमवर्क एसोसिएशन या फिर फंडिंग एजेंसी। ऑप्शन डी। सर फंडिंग एजेंसी सर। हायर एजुकेशन जो है फंडिंग नहीं, फाइनेंस एजेंसी होगी, ठीक है। इसमें जो है ये होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। हायर एजुकेशन जो है फाइनेंस एजेंसी। देखिए, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी हीपा इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड केनरा बैंक फॉर एडिशनली फाइनेंसिंग इन प्राइमरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो यानी जो है ये ज्वाइंट इनिशिएटिव किसका किसका, केनरा बैंक का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मिलकर जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है हीफा के नाम से। और ये क्या करती है, एडिशनल पे इजाफी तौर पर जो है इंडिया के अंदर जो आला सतह के इंस्टीट्यूशन है उनको ये क्या करती है, फंडिंग देती है। जैसे आपके प्राइमरी इंस्टीट्यूशन में जामिया है, JNU है, बेचू है, ठीक है, MU है, DU है, इस तरीके के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनको ये क्या करती है, फंड करती है, ठीक है। एडिशनली मीन्स इजाफी तौर पर, यानी किसी भी कोर्सेज को जो है लॉन्च करने के लिए या किसी स्कीम को जो है और इस तरीके से स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, तो ये एडिशनल तौर पर क्या करती है, फंड करती है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर है 82। A UGC review committee was appointed for sociology in 1961 that was headed by। कह रहे हैं कि एक यूजीसी की रिव्यू कमेटी अपॉइंट की गई थी सोशियोलॉजी के लिए 1961 में, जो कि इस कमेटी को किसके जरिए जो है चेयर किया गया था, या इस कमेटी की सदारत जो है किसके जरिए की गई? बे कुप्पस्वामी, या मेन श्रीवानिस, या डीएस कोठारी, या रघुनाथन, क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, आप लोगों ने सही बोला है। देखिए, मिस्टर एम श्रीनिवास वाज अ रिनाउंड सोशलिस्ट हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द यूजीसी रिव्यू कमेटी फॉर सोशियोलॉजी इन 1961। देखिए, ये एक सोशलिस्ट है, इस जिसकी बिना पर इनको क्या किया गया था, चेयरमैन बना दिया गया था इस कमेटी का। द कमेटी वाज टास्क विद रिव्यूइंग द स्टेट ऑफ सोशियोलॉजी एजुकेशन इन इंडिया एंड मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट। तो इस कमेटी का जो पूरा फोकस था, जो इस कमेटी को जो टास्क दिया गया था, जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो किस चीज के लिए दी गई थी कि इंडिया के अंदर सोशियोलॉजी के एजुकेशन को क्या करना है, उसका जायजा लेना है, और उस एजुकेशन को बेहतरीन मतलब इंप्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कुछ रिकमेंडेशन बनाना है। The committee's report, which was published in 1964, the report made a number of recommendations, including the establishment of more sociology department, the improvement of quality of teaching and research, and the development of a national curriculum for sociology। तो आप देख सकते हो कि इसमें वही रिकमेंडेशन थी, जिसमें से एक रिकमेंडेशन ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा जो है हमें सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को कायम करना है, टीचिंग एंड रिसर्च में की क्वालिटी को जो है सोशियोलॉजी में बेहतर बनाना है, इंप्रूव करना है, और इसी तरीके से नेशनल कारिकुलम को डेवलप करना है सोशियोलॉजी के लिए। ठीक है, तो इस बंदे का नाम याद रखना है। ठीक, और 1961 में ये की गई थी, और 1964 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट जो है क्या की थी, पब्लिश की थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 83। Which of the following of regulatory bodies within the Department of Higher Education in the Ministry of Human Resource Development in the Central Government? Ministry of Human Resource Development जो कि 2020 में यानी कि 20 में इसको रिनेम किया गया, यानी अब इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। तो रेगुलेटरी बॉडी आपको मालूम है, यानी ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं जिनके पास जो एक एक्ट के तहत जो है, यानी जिसके लिए जो है पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जाता है, जो एक एक्ट यानी एक लॉ, एक कानून के तहत बनाई जाती है, और उस बॉडी के पास जो है पूरा पावर होता है अपने रूल, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड, नॉर्म्स वगैरह जो है बनाने का। तो आपको बताना है फॉलोइंग में से कौन सी जो है रेगुलेटरी बॉडी है। न्यूपा, यूजीसी, एआईसीटी, डीईसी, आईसीडब्ल्यूएसआर, क्या है? जी, आप लोग BCD सर। बी सी एंड डी, बी सी एंड डी, ठीक ठीक ठीक, गुड। तो सही बताया है आप लोगों ने, तो ये होगा बी सी एंड डी ही होगा। ठीक है, देखिए यूजीसी जो है आपकी 1956 में जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, यानी इसका लिए जो है एक एक्ट यानी एक लॉ पास किया गया था पार्लियामेंट की जानिब से 1956 में। एआईसीटीई जो है बनी थी 1945 में, बट ये रेगुलेटरी बॉडी कब बनी है, 1987 में बनी है। डीसीई, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, जो कि 2012 में बनी है, जो कि डिस्टेंस एजुकेशन के कामों को देखती है। न्यूपा जो है वो आपकी एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, जो कि दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। और आईसीडब्ल्यूएसआर जो है, इसके बारे में हमने कई बार पढ़ लिया है कि 1969 में, जो कि सोशल साइंस रिसर्च के लिए जो है ये काम करती है, और ये कहाँ पे कायम है, न्यू दिल्ली के अंदर कायम है। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर है 84। द एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी फेमस फॉर स्पेशलाइज्ड स्टडी इन हिनायाना वास। देखिए, हिनायाना, वज्रायना जो है ये सारे बुद्धिज्म में एक कंसेप्ट थे। तो वही पूछ रहे हैं कि एंशिएंट यूनिवर्सिटीज जो है स्पेशलाइज्ड स्टडीज जो है हिनायाना के लिए मशहूर थी। तो कौन सी एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है वो हिनायाना कंसेप्ट के लिए जो है बहुत ज्यादा मशहूर थी? नादिया यूनिवर्सिटी, नालंदा, वल्लभी, या विक्रमशिला? वल्लभी। वल्लभी सर। जी, वज्रायना भी एक कंसेप्ट है, वो किसके लिए मशहूर थी? ठीक है, ये वल्लभी आपने सही बोला है, तो विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला जो है, विक्रमशिला, जगदाला, ये इन दोनों में जो है वज्रायना का कंसेप्ट आया था, यानी ये दोनों जो है वज्रायना के लिए भी क्या थी, मशहूर थी।
Vallabhi University was a famous ancient universities and the main center of Buddhist learning, which is presently in the western part of India, located in Bhavnagar district of Gujarat. This university was specialized and famous for the study of Hinayana between 600th century and 12th century. ठीक है, बहरहाल इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर है 85। स्टेटमेंट 1 में है बोर्ड ऑफ स्टडीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ द एकेडमिक सिस्टम ऑफ द यूनिवर्सिटी। कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ स्टडी जो है वो यूनिवर्सिटी के एकेडमिक सिस्टम की एक बेसिक यूनिट है, ठीक है, यानी एक बुनियादी हिस्सा है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ स्टडीज इंक्लूडिंग प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड रिव्यू ऑफ द एकेडमिक प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी। कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ स्टडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यानी उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसके अंदर प्लानिंग शामिल है, कोऑर्डिनेशन शामिल है, और इसी तरीके से जो है यूनिवर्सिटी के एकेडमिक प्रोग्राम को जो है ये क्या करती है, रिव्यू भी करती है, यानी उसका जायजा लेती है। क्या बोर्ड ऑफ स्टडी की जिम्मेदारी होती है प्लान करने की, कोऑर्डिनेट करने की और इसी तरीके से प्रोग्राम को रिव्यू करने की? ऑप्शन नंबर सी सर। तो यहाँ पे जो है देखिए बोर्ड ऑफ स्टडी जो है वो यूनिवर्सिटी की एक बेसिक यूनिट है, बट बोर्ड ऑफ स्टडी का जो काम है उसके अंदर जो है प्लानिंग नहीं आती है। प्लानिंग कोऑर्डिनेशन का काम जो है कौन करता है, एकेडमिक काउंसिल करती है, ठीक है। यानी बोर्ड ऑफ स्टडी जो है ना वो सिर्फ एकेडमिक प्रोग्राम का जायजा लेगी, यानी सिर्फ एकेडमिक काउंसिल को वो क्या कर सकती है, अपना सजेशन दे सकती है कि हमें सिलेबस को चेंज कर देना चाहिए, सिलेबस के अंदर रद्द बदल करना चाहिए, लेकिन फाइनल डिसीजन जो लेगा वो एकेडमिक काउंसिल लेती है। बोर्ड ऑफ स्टडी के पास जो है ये पावर नहीं है, यानी एक बेसिक यूनिट है, सिर्फ जायजा लेगी, फीस स्ट्रक्चर वगैरह की चीजों को देखेगी, रिव्यू मतलब कोर्सेज सिलेबस वगैरह को जायजा लेने का मतलब ये है कि सिलेबस के अंदर रद्द बदल करना है तो वो ये मशवरा देगी, एक तरीके से सजेशन पेश करेगी एकेडमिक काउंसिल का। तो लेकिन ये अपने से कुछ प्लान वगैरह का काम जो है इसके पास ये पावर नहीं होता है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो एकेडमिक काउंसिल बनी होती है वो काम वो करती है। Question number 86. The NEP 2020 priorities the increase in the GER in preschool to secondary level by 100% by the year. तो जो हम ग्रास इनरोलमेंट रेशियो जो है प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक 100% तक करना चाह रहे हैं एनईपी 20 के मुताबिक, वो किस साल तक हम करेंगे? 2030। बी ऑप्शन सर। बिल्कुल 2030 तक करेंगे, ठीक है। और वहीं पर अगर हम 50% की बात करें जो कि हायर एजुकेशन की बात करता है तो वो 2035 तक करेंगे। चलिए, नालंदा वाज स्टेब्लिश्ड इन, नालंदा जो है किस सेंचुरी में जो है कायम की गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? फिफ्थ सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 88. Which of the following ancient educational institution was situated at the banks of river Ganga? अच्छा ये क्वेश्चन डबल हो गया है, चलिए तो ये मालूम है आप लोगों को, ये विक्रमशिला है। क्वेश्चन नंबर है 89. एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम रूसा सपोर्ट्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ठीक है। कह रहे हैं कि यानी एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है रूसा, जो कि फॉलोइंग में से वो किस कंपोनेंट को सपोर्ट करती है। रूसा जो कि 2013 में एक स्कीम आई थी, 2020 तक ये थी, तो ये किस काम के लिए रूसा को जो है बनाया गया था, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ए में कहा गया कि अपग्रेडिंग ऑटोनमस कॉलेज टू द स्टेटस ऑफ अ यूनिवर्सिटी। कह रहे हैं कि ये ऑटोनमस कॉलेज को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का स्टेटस देगी, यानी उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देगी, ठीक। बी में है प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस ग्रांट्स टू स्टेट यूनिवर्सिटीज, क्या ये मेंटेनेंस ग्रांट्स प्रोवाइड करेगी स्टेट यूनिवर्सिटीज को। सी में है सिटिंग अप ऑफ न्यू प्रोफेशनल कॉलेज इन अनसर्व एंड अंडरसर्व एरिया ऑफ द कंट्री। देखिए यहाँ पर एक है अनसर्व एंड अंडरसर्व। अनसर्व एरिया का मतलब यानी ऐसा एरिया जहां पर इंटरनेट वगैरह की सुविधा या आप बोल सकते हो कि फैसिलिटीज जो है बिल्कुल भी वहां पर प्रोवाइड नहीं होती हो, यानी बिल्कुल ऐसा रूरल एरिया, ऐसा देहात वाला एरिया जहां पर लोग बिल्कुल ना अहल हो, इंटरनेट वगैरह की कुछ भी जानकारी लोगों के पास ना हो, यानी वहां पर है ही नहीं कुछ ऐसी चीज। अंडर सर्व एरिया ऐसे एरिया को बोलते हैं या ऐसे इलाके को बोलते हैं जहां पर सहूलत तो होती है बट वहां के लोग जो है उन सारी चीजों से अवेयर नहीं होते हैं। जैसे इंटरनेट उनके गांव में पहुंच रहा है लेकिन वहां के लोगों को कुछ भी मालूम नहीं कि इंटरनेट होता क्या है या उसको हमें कैसे यूज करना है, यानी उनके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन वो उन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि क्या रूसा का काम ये था कि इन दो एरिया में अनसर्व एंड अंडर सर्व एरिया में जो है न्यू प्रोफेशनल कॉलेज को बनाना, सेटिंग अप करना यानी कायम करना। डी में है प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज टू स्केल अप कैपेसिटी।
क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट प्रोवाइड करेगी कॉलेज को एंड यूनिवर्सिटीज को, यानी उनकी कैपेसिटी को स्केल अप करने के लिए, यानी बढ़ाने के लिए। ए में है मोर स्कॉलरशिप प्रोग्राम टू सप्लीमेंट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ये ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करेगी एजुकेशन के कॉस्ट को जो है कम करने के लिए। तो रूसा स्कीम के कंपोनेंट्स आपको बताने हैं, तो इसमें से क्या क्या है बताइए। देखिए ये सारी स्कीम जो है ना हम लोगों ने पढ़ रखी है, बट आप लोगों को याद नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है रूसा होगी ACDE। देखिए मैं आपको सिंपली बताता हूँ, रूसा जो है वो इसीलिए बनाई गई थी कि ताकि हमारे इंडिया के अंदर जो भी कॉलेज अच्छे तौर पे काम कर रहे हैं तो उनका जो है हमें अच्छा सिला देना चाहिए, यानी अगर अच्छे लेवल के हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको हमें अपग्रेड करके, यानी उनके दर्जे को बढ़ाकर हमें उनको यूनिवर्सिटी का ओहदा दे देना चाहिए। इसी तरीके से ये उन एरिया पे फोकस कर रहा था कि जिन एरिया में लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोगों के पास नॉलेज नहीं है, वहां पर कैपेसिटी नहीं है, कुछ ऐसी चीजें नहीं है, तो वहां पर न्यू कॉलेज वगैरह बनाने का ये काम करेगा। ये बी वाला जो है ना, इसको हमें इस वजह से एलिमिनेट करना है क्योंकि मेंटेनेंस ग्रांट्स जो प्रोवाइड करता है ये यूजीसी करती है, रूसा का काम ये नहीं था। लेकिन मेंटेनेंस ग्रांट जो है आप तब प्रोवाइड करोगे कोई चीज जब बनी हुई होती है, ठीक है, उस चीज को और बेहतर करने के लिए जो है आप मेंटेनेंस ग्रांट्स देते हो। लेकिन जो चीज बनी हुई ही ना हो तो उस चीज को आप कैसे ग्रांट्स दोगे। अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट ये कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज को देगी ताकि ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सके। तो इसी तरीके से रूसा उन कॉलेज या उन यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा है जो बनी हुई तो है, बट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या उनका ढांचा अगर आप देखोगे बिल्कुल ना के बराबर था, तो उसके लिए जो है ये काम करती है। इसी तरीके से ये जो है एजुकेशन के कॉस्ट को जो है कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम वगैरह भी ये क्या करती थी, प्रोवाइड करती थी। रूसा से जो है पहले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इधर 1-2 साल से आप लोग नहीं देखोगे। लेकिन रूसा स्कीम जो है आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, बहरहाल आपको पढ़ाई गई है, आप इसको जरूर देख के जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 90। यूनिवर्सिटी ऑफ द एंशिएंट पीरियड विच हैज बीन डिक्लेयर बाय यूनेस्को एज हेरिटेज साइट। फॉलोइंग में से आपको बताना है कौन सी एंशिएंट पीरियड की यूनिवर्सिटीज है जिसको यूनेस्को के जरिए जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है डिक्लेयर किया गया है। मिथिला, सर बी वल्लभ। ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन DE। तो तक्षशिला को कब बनाया गया था यूनेस्को में? और ना, तक्षशिला को 1980। हाँ, 80 में। 1980। और नालंदा कब हुई थी? नालंदा का 2009। हाँ ठीक है। तो नालंदा जो है वो 2009 में यूनेस्को में उसको मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया है, और तक्षशिला जो है आपकी 1980 में है, ठीक है। सर जगतला के बारे में भी आता है ना 1999। हाँ जगदाला के बारे में भी इसी तरीके से एक यूनिवर्सिटी के बारे में हमने और बताया था जिसको सिर्फ नॉमिनेट किया गया था 1980 में ना, लेकिन उसको डाला नहीं गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट ये हमने पढ़ा है इस चीज को, आप लोगों ने अपने नोट्स में जो है लिख रखा होगा। शायद चलिए, विक्रमशिला होगा सर। नहीं नहीं विक्रमशिला नहीं है, वो बंगाल में सिचुएटेड है वो वाली यूनिवर्सिटी, सोमपुरा करके है शायद, हाँ सोमपुर। जी सर, बंगाल में सिचुएटेड है सोमपुरा। जी जी हाँ वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 91। द फुल फॉर्म ऑफ NET अ रिसेंटली लॉन्च स्कीम ऑफ MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीट का फुल फॉर्म आपको बताना है, जो कि MHRD की एक स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से लॉन्च की गई है। तो क्या है इसका फुल फॉर्म? बी ऑप्शन सर। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो देखिए ये नीट जो है ये टेक्नोलॉजी को यूज करना है ताकि हायर एजुकेशन में जो है हम क्या कर सके, बेटर लर्निंग आउटकम जो है हम ला सके या निकाल सके। इस स्कीम से जो है 2-3 मरतबा क्वेश्चन आ चुके हैं। एक क्वेश्चन ऐसे सिर्फ सिंपली पूछा गया है कि नीट स्कीम को हम यूज करके स्कूल एजुकेशन को में लर्निंग आउटकम बेहतर लेना चाह रहे हैं या हायर एजुकेशन में लेना चाह रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये हायर एजुकेशन की बात करता है ना कि स्कूल एजुकेशन की।
ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जरिए सितंबर 2019 में इसको लॉन्च किया गया। द स्कीम एम्स टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक लर्निंग मोर पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लर्नर्स। यानी इस स्कीम का मतलब यही है कि लर्नर जो है ज्यादा से ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ताकि अपने एतबार से जिस तरीके से चाहे जो है वो अपने लर्निंग को क्या कर सकते हैं, अपने एतबार से कस्टमाइज करके कर सकते हैं। यानी जाहिर सी बात है, जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो आप जैसे चाहोगे, जिस तरीके से चाहोगे, जिस वक्त तो चाहोगे, आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो और इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। MHRD aims to recognize the development of technologies in adaptive learning and bring them under a common platform so that learner can access it easily। तो इनका मकसद यही है कि इस स्कीम को लाने का मकसद यही है कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो है लर्निंग में टेक्नोलॉजी को डेवलप करें और एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बना दें कि ताकि लर्नर जो है उसको आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, सीखने के लिए एक्सेस कर सकते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वुड बी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द नीट प्रोग्राम। तो यानी इस नीट के तहत जो भी चीजें की जाएंगी, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करेगा, AICTE करेगी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का काम है ये, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 92। एरिक इज अ यूनिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। एरिक जो है एक यूनिट है या एक पार्ट है या एक हिस्सा है कौन से फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन का, NCERT, NCTE, नीपा या NIRF, फॉलोइंग में से किसका जो है एरिक एक पार्ट है। एरिक जो है NCERT का क्या है, एक पार्ट है। एरिक का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन कमेटी विच प्रमोट एंड सपोर्ट रिसर्च इन प्रायोरिटी एरियाज ऑफ स्कूल एंड टीचर एजुकेशन। तो एरिक भी जो है NCERT के अंदर ही, यानी NCERT की ही एक कमेटी है या उसी का एक यूनिट है, उसी का एक पार्ट है, जो कि स्कूल एंड टीचर एजुकेशन के लिहाज से जो है क्या क्या कर, मतलब टीचर एंड स्कूल एजुकेशन के एरिया में ही ये रिसर्च और भी दीगर सारी चीजों का काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93। हु चेयर द फर्स्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वुमेन्स एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद इंडिया, मतलब आजादी के बाद आपको बताना है वुमेन्स एजुकेशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से किसने जो है पहली कमेटी को जो है कायम किया था। डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख, डॉक्टर राधा कृष्णा या हंस मेहता या कमला चौधरी। दुर्गाबाई देशमुख। हाँ, तो ये है दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है। और कब आई थी इनकी कमेटी वुमेन्स एजुकेशन पे, अब्दुल रहमान शकरी उनकी, हाँ कब आई थी, उनकी वफात कब हुई अब्दुल रहमान शकरी की। 1963 सर। नहीं नहीं, 1958 में आई थी, ठीक है, उनकी 1958 में हुई है। 1955 में अहमद जकी बुशादी हैं और अहमद अब्दुल रहमान शकरी जो है 1958 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 94। स्टेटमेंट 1। द हंस मेहता कमेटी मेड अ रिकमेंडेशन दैट देयर इज अ नीड टू मेक डिफरेंशिएशन इन करिकुलम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। कह रहे हैं कि हंस मेहता कमेटी ने जो है ये रिकमेंडेशन बनाया है कि मतलब जेंडर के बेस पे या सेक्स की बुनियाद पे जो है कारिकुलम में जो है डिफरेंशिएशन बनाने की एक जरूरत है। यानी हमें लड़के एंड लड़कियों के कारिकुलम में जो है फर्क करने की एक जरूरत है। हंस मेहता कमेटी ने क्या है ये रिकमेंडेशन जो है पेश की है, क्या ऐसा इन्होंने कहा था। सेकंड में है भक्तावासलाम कमेटी रिकमेंडेड दैट द गवर्नमेंट एंड पब्लिक शुड बोथ एक्ट ज्वाइंटली, रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोसीड इन द प्लान्ड मैनर विथ रिगार्ड टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन फ्यूचर। कह रहे हैं भक्तावासलाम कमेटी ने यह रिकमेंडेशन की है कि गवर्नमेंट एंड पब्लिक को जो है मतलब ज्वाइंटली साथ में मिलकर क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रियलाइज करना चाहिए या एहसास करना चाहिए। मतलब फ्यूचर में लड़कियों के एजुकेशन के हवाले से एक प्लान मैनर में जो है हमें काम करना चाहिए। प्लान मैनर मींस यानी पहले से प्री प्लान सारी चीजें होनी चाहिए कि फ्यूचर में लड़कियों के एजुकेशन के हवाले से जो है हमें मिलकर काम करना चाहिए और जो भी हमारी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की और पब्लिक की, लड़कियों के एजुकेशन के ताल्लुक से जो है एक प्लान मैनर में हमें काम करना चाहिए। तो क्या इन दोनों कमेटियों की जो रिकमेंडेशन है ये सही है आप लोगों को लगती है, कुछ याद है, आप लोगों ने पढ़ा तो है इन सारी चीजों को। देखिए, हंस मेहता जो है ना, इसकी जो कमेटी आई थी 1962 में आई थी, ठीक है।
शायद आप कंफ्यूज हो कि 1962 बता रही थी, वो हंस मेहता है, ठीक है। इनकी कमेटी का नाम है नेशनल काउंसिल ऑन वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है। फिर उसी के जस्ट जो है, यानी उसी कमेटी ने ये कमेटी कायम की थी, नेशनल काउंसिल ऑन वुमेन्स एजुकेशन। हंस मेहता वाली ने ही ये कमेटी कायम की थी, जिसको हम भक्ता वत्सलाम कमेटी कहते हैं, 1963 में। क्योंकि भक्ता वत्सलाम कमेटी, भक्ता वत्सलाम जो है वो इस कमेटी के क्या थे, चेयरपर्सन थे या चेयरमैन थे। हंस मेहता कमेटी ने जो है डिफरेंशिएशन बनाने की जरूरत के बारे में नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि लड़के एंड लड़कियों के सिलेबस के दरमियान जो है कोई भी क्लास 8 तक जो है डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। यानी कुछ ऐसा नहीं आप करेंगे कि ये सब्जेक्ट जो है सिर्फ लड़कियां पढ़ेंगे और ये सब्जेक्ट जो है सिर्फ लड़के पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें जो है इन्होंने नहीं की थी। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा और बाकी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 95। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल्स इंक्लूड लिस्ट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। फॉलोइंग में से कौन से पोर्टल में जो है आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो? तो आपको बताना एरिया, स्वयं, MIC या निप्टल, किससे जो है आप ऑनलाइन कोर्सेज का फायदा ले सकते हो? थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। बी एंड डी। देखिए एरिया जो है वो आपकी क्या है, मतलब एक रैंकिंग की वेबसाइट है, यानी अतल रैंकिंग ऑन इंस्टीट्यूशन मतलब इनोवेशन, ठीक है, अचीवमेंट, ये करके जो है एरिया क्या है, यानी इसमें जो है उन इंस्टीट्यूशन की जो है रैंकिंग निकलती है जिन्होंने इनोवेशन में काम किया है, कुछ ऐसा अलग काम किया है जिसको दूसरे लोगों ने नहीं किया है। MIC जो है वो केरला में एक कॉलेज है, ठीक है, मार लाविंस करके इस तरीके का कॉलेज है, वो उसकी वेबसाइट है। बाकी स्वयं एंड निप्टल के बारे में आपने पढ़ रखा है, तो उसी से जो है आपको क्या मिलते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज जो है मिलेंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ऑप्शन नंबर बी एंड डी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गलत आंसर आ गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 96। विच इज द हाईएस्ट बॉडी टू एडवाइज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन। फॉलोइंग में से आपको बताना है कौन से सबसे हाईएस्ट बॉडी है जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देती है एजुकेशन पर, यानी एजुकेशन के मामले में सेंटर एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट को क्या करती है, एडवाइस देती है, वो कौन सी? यूजीसी। नो, यूजीसी तो हायर एजुकेशन। हाँ, सर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन सर। गुड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जो कि पहले ये 1920 यानी 1920 में ये बनाया गया था। फिर इसको फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो है इसको बंद कर दिया गया था 1923 में। फिर 1935 में इसका मतलब दोबारा क्याम होता है और अब तक जो है ये एग्जिस्टिंग में है, यानी अब तक जो है ये चल रही है कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे एडवाइजरी खुद वर्ड जो है कीवर्ड इसका छुपा हुआ था, हमें फुल फॉर्म याद नहीं था, तभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया आप लोगों ने, अदरवाइज आप इसको बना लेते। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 97। इन फिलिमिनेट सेंटर विच इज एन ऑटोनमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मेंटेन्स। कह रहे कि इन्फिलिमिनेट सेंटर जो कि एक ऑटोनमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, तो ये किस चीज को मेंटेन करता है? ई ज्ञान कोश को, ई पाठशाला को, शोध गंगा या स्वयं प्रभा? हाँ, तो ये जो है शोध गंगा, ठीक है। शोध गंगा के बारे में हमने पढ़ रखा है, ये अ रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस, यानी इंडिया की जो भी थीसिस होती है, जो भी लोग PhD में अपना मकाला सबमिट करते हैं, उसका एक रिजर्वायर यानी उसका एक टैंक है। सारे लोग क्या करते हैं, अपनी थीसिस को इस पर अपलोड करते हैं। A digital repository of thesis and dissertation submitted to universities in India। मास्टर वगैरह में जो डिसर्टेशन लिखा जाता है, PhD वगैरह में जो थीसिस लिखी जाती है, वो सारी थीसिस या डिसर्टेशन जो है लोग क्या करते हैं, इस शोध गंगा पे क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। ये किसके जरिए, इनफिलिमिनेट सेंटर के जरिए मेंटेन किया जाता है, जो कि एक ऑटोनमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, और इनफिलिमिनेट सेंटर के जरिए इसको सेट किया गया था 2011 में। शोध गंगोत्री, यहाँ पे जो है आप अपनी स्नॉप्सिस को क्या करते हो, सबमिट करते हो, यानी अपलोड करते हो। वो स्नॉप्सिस जो आपकी फाइनल हो जाती है, जो डन होती है कि इस पर आप क्या करने वाले हो, रिसर्च करने वाले हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं, जैसे हमें होता है ना कि हम एडमिशन के लिए जो है पहले बहुत सारी स्नॉप्सिस लेते हैं, लेकिन फाइनल जो है हमारी स्नॉप्सिस क्या होती है, चेंज हो जाती है हमारे सुपरवाइजर के अकॉर्डिंगली।
तो इसमें उन्हीं वही स्नॉप्सिस आप क्या करते हो, सबमिट करते हो, जिस स्नॉप्सिस पे आप हकीकत में क्या करने वाले हो, रिसर्च करने वाले हो। तो शोध गंगोत्री, गंगोत्री स्नॉप्सिस, ठीक है, यानी आई आई है तो कहीं ना कहीं आप इससे रिलेट कर सकते हो। गंगा यानी आप थीसिस की गंगा बहाते हो इसमें। बस एक एक कीवर्ड पकड़ के रखो तो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। शुद्ध शुद्धि, जहां पे जो है आप क्या कर सकते हो, शुद्ध चेक करते हो। शुद्ध मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना खालिस चीज, शुद्ध घी यानी खालिस चीज, खालिस घी। तो शुद्ध शुद्धि जहां पर हम आपके थीसिस में खालिस यानी सच वाली चीजों को चेक करते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं शुद्ध शुद्धि क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक इनिशिएटिव है शुद्ध शुद्धि, विच प्रोवाइड एक्सेस टू प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर टू ऑल यूनिवर्सिटीज। शुद्ध शुद्धि में जो है ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके जरिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन को जो है प्लेगरिज्म का एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है, ठीक है, ताकि आपके थीसिस को क्या किया जा सके, उस सॉफ्टवेयर के जरिए जो है चेक किया जा सके कितना प्लेगरिज्म है, ठीक है। फिर इसी तरीके से ई पाठशाला इज अ पोर्टल ऐप डेवलप्ड बाय सीआईटी एंड एनसीईआरटी। इट वाज इनिशिएटेड जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सीआईईटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड एनसीईआरटी लॉन्च इन नवंबर 2015। इतना सारा आपको नहीं याद रखना, बट इतना याद रख सकते हो कि ई पीजी पाठशाला जो है एनसीईआरटी के जरिए लॉन्च किया गया 2015 में। इस पे जो है आपको क्या मिलता है, ईपीजी पाठशाला पे जो है 10+2 से रिलेटेड जो है आपको क्या मिलते हैं, मटेरियल्स यहाँ पे मिलते हैं। टेक्स्ट बुक है, किताब है, ऑडियो एंड विजुअल रिसोर्सेज यानी वीडियो एंड ऑडियो के फॉर्म में भी जो है यहाँ पे आपको चीजें मिलती हैं। और इसका कंटेंट जो है इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू जो है तीनों जुबानों में जो है अवेलेबल होता है यहाँ पे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ई पाठशाला में जो है जो कंटेंट होते हैं क्या वो इंडिया की सारी लैंग्वेज में है या ओनली हिंदी एंड इंग्लिश में है, तो यहाँ पे उर्दू में भी है, तो उर्दू का इजाफा है। तो ये तीन चार चीजें जो है आपको ई पाठशाला के ताल्लुक से याद होनी चाहिए, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 98। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वयं प्लेटफॉर्म फॉर ऑफरिंग मूक्स हैज हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स फॉर डिजाइनिंग कोर्सेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्वयं प्लेटफॉर्म जो है मूक को ऑफर करता है। तो यानी मूक में जो है कोर्स को डिजाइन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स है, यानी मूक के कितने अज्जा है जिसके तहत जो है आपको कोर्स मिलते हैं, 2, 4, 6 या 8। सर ऑप्शन बी सर। ठीक है, तो मूक के अंदर जो है कितने हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स है। गुड। देखिए ये 4 कोऑर्डिनेट्स आपके यही है। पहला है वीडियो लेक्चर, दूसरा है स्पेशली प्रिपेयर रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड या प्रिंटेड, ठीक है। यानी सेकंड में सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू द टेस्ट एंड क्विज़ेस। 4 में है ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स। तो यानी ये 4 कोऑर्डिनेट्स है, 4 अज्जा है या 4 टाइप्स है जिसके तहत जो है आप क्या करते हो, मूक में अपनी लर्निंग को जो है एक्सेस कर सकते हो, अपना असेसमेंट कर सकते हो, चीजों को सीख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यानी वीडियो लेक्चर के जरिए आप वीडियो देख सकते हो, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंटेड मटेरियल्स वगैरह भी मिलेंगे, उसको आप निकाल सकते हो। फिर उसके बाद जो है आपको क्विजेस टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे जिसमें आप उन क्विज को देकर, उन टेस्ट को देकर आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने उस क्वेश्चन पे आप लोगों को अटेंशन भी दिलवाई थी कि क्विज मतलब स्वयं पे इस तरीके से मूक के जो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका असेसमेंट किया जाता वो टीचर के जरिए नहीं होता, वो सिर्फ असेसमेंट यानी आप खुद क्विज या टेस्ट वगैरह देकर अपने बारे में जानते हो कि हमने क्या सीख रखा है, हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। फिर उसके बाद फोर्थ में है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, यानी एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां पे आप अपने डाउट्स वगैरह डाल के जो है क्या कर सकते हो, उसको मतलब क्लियर कर सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 99। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन। तो फॉलोइंग में से आपको बताना है कि हायर एजुकेशन के मकासद में से कौन नहीं है। कैरियर डेवलपमेंट, इंप्रूविंग लिटरेसी लेवल, रिसर्च या टीचिंग। टीचिंग सर। टीचिंग तो मोस्ट है ना इसका मतलब, सर टीचिंग। ऑप्शन बी होगा सर। हाँ देखिए, इंप्रूविंग द लिटरेसी लेवल, अदबी लेवल को बेहतर बनाना। तो लिटरेसी लेवल अगर आप बना रहे हो तो ये आपका हायर एजुकेशन के मकासद में कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, रिसर्च है, टीचिंग है, कैरियर डेवलपमेंट है, ये हायर एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हो, आपको टीचिंग करना है या आप बेहतर रिसर्च कर रहे हो, आप अपने कैरियर को डेवलप करना चाहते हो। लिटरेसी मतलब अदबी लेवल, अदबी महारत आप अपने अंदर पैदा कर रहे हो, यानी लिखने की या बोलने की या इस तरीके से कुछ तकलीकी कामों की, तो वो हायर एजुकेशन के अंदर शामिल नहीं है। चलिए,
तो इसी पे क्लास को जो है एंड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेचुरी बॉडी। स्टेचुरी बॉडी का मतलब वही रेगुलेटरी बॉडी। तो फॉलोइंग में से आपको बताना है कौन सी जो है एक स्टेचुरी बॉडी नहीं है, ठीक है। ए बी सर। ए ऑप्शन ए बी नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है, या मेडिकल काउंसिल जो अब बन गई है ये। तो ये है, देखिए एनसीईआरटी एंड नैक, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए नैक की तरह एक नबा होता है जो टेक्निकल एजुकेशन को एक्रीडेट करता है, ठीक है। नैक जो है वो यूजीसी के अंदर काम करता है, जो कि यूनिवर्सिटीज को क्या करता है, एक्रीडेट करता है, यानी उसको रैंक देता है। एनसीईआरटी ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करता है। तो नैक एंड एनसीईआरटी जो है ये आपका ऑटोनमस बॉडी है, ठीक है। और इसी तरीके से एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल या कमीशन अब ये बन गया, ये 1923 में सबसे पहले बना था, फिर इसको जो है 2020 में मतलब थोड़ा सा इसको काउंसिल बना दिया गया है। एआईसीटीई जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बना, 1987 में बना। एनसीईटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1993 में बना, जो कि टीचर एजुकेशन को देखता है। यूजीसी जो है बना तो था 1953 में, बट 1956 में जो है वो रेगुलेटरी बॉडी बना है। तो इस डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, इस तरीके की बहुत सारी बॉडीज जो है हायर एजुकेशन के ताल्लुक से आपके सामने आ रही हैं, आपके क्वेश्चन में पूछी जा रही हैं। तो बहरहाल हमने तो पढ़ाया है खूब अच्छे से, सारी चीजों को आप लोगों को, और सारी चीजों का डिफरेंस भी आपको बताया है, ठीक है। उसकी लिस्ट भी आपको दी गई है, बट आप लोगों की रिवीजन थोड़ा सा कहीं ना कहीं से आप लोग मार खा जा रहे हो, जबकि ये पुराने क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे ख्याल से 2-3 बार आप लोगों ने किया भी होगा, तब भी आप लोग बहुत एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हो। तो आपको खुद मालूम होना चाहिए कि आपकी रिवीजन में कमी है, कहीं ना कहीं खामियां है। तो थोड़ा सा रिवीजन आप लोग अपनी मजबूत कीजिए और क्वेश्चन को जो है लगाइए, टाइम को मैनेज कीजिए, ठीक। चलिए, और बताइए किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी चीज में। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो उसमें आप लोग खूब अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी अच्छे से आप लोग तवज्जो दीजिएगा, काफी फायदा होगा इंशाल्लाह आप लोगों को, आप लोग देखिएगा, ठीक है। अगर आप अपना 100% लगा रहे हो, तो अगर आप ऐसे ही सिर्फ क्लास में आ जाते हो या सुनने के मतलब तौर पे आप लोग आ जाते हो, कुछ इस तरीके की नीयत लेकर अगर आते हो, तो मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं होगा आपको बहुत खास। हाँ, लेकिन आप इस एतबार से आ रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि हम सारी चीज़ों को कवर करें, या सारी चीज़ें जो है एग्जाम से पहले हमारी हो जाए, यानी बिल्कुल आप लगे हुए हो उस चीज़ के लिए, तो वो आपको ज़रूर जो है फायदा देगी। एग्जाम में आप ज़रूर इसका रिजल्ट देखिएगा, इसकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी होगी आप लोगों की, ठीक। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, रईस ने क्या पूछा है सर, लास्ट वाले का आंसर क्या था। देखिए लास्ट वाले का आंसर जो है वो आपका इसमें एक नैक होगा और एक एनसीईआरटी होगा। ये आपकी दोनों ऑटोनमस बॉडी है, ए एंड सी, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।